हे गाइस, जो आज मैं आपको एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है अननेम मेमोरी। ये एक नया एनिमे है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, या फिर कहूँ ये कल ही लॉन्च हुआ है, जिसे मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसी के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमे हो सकती है 2024 की, इसी वजह से इसे देखना ना भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर ऑस्कर और उसके सर्वेंट लेजर को देखते हैं, जो कि इसे कह रहा होता है कि सर ऑस्कर, हमें वापिस चले जाना चाहिए, क्या पता वो विच हमारे ऊपर भी कर्स लगा दे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, हमें वापस चले जाना चाहिए। पर ऑस्कर इसे कहता है कि हम महल से भाग के आए हैं और ऊपर से इतने सालों तक मुझे कोई लीड नहीं मिली थी मेरे ऊपर से कर्ज हटाने की, और तुम चाहते हो कि मैं वापस लौट जाऊं। मैं ऐसा नहीं करने वाला। सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस विश असुरा मून को ढूंढूंगा और उसे अपने कर्ज को हटाने के लिए कहूंगा। अगर वो नहीं मानती है तो उसके बाद मैं यहाँ पे विच ऑफ साइलेंस के पास जाऊंगा, जिसने मेरे ऊपर ये कर्ज लगाया है। और हम देखते ये विच रेजिडेंस असुरा टावर के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे वही विच रहती है। यहाँ पे लेजर से समझा रहा होता कि योर हाइनेस, मैं आपकी फीलिंग समझ पा रहा हूँ, पर आप भी मेरी बात समझिए। विच ऑफ साइलेंस 15 साल से कहीं देखी नहीं गई है, और ऊपर से आप इस टावर में जाने की बात कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ कुछ भी हो गया तो आखिरकार मैं कैसे वापस लौटूंगा। ये से कहता है कि तुम रोने जैसी शक्ल बना देना, उसके बाद तुम कैसे वापस जा सकते हो। ऑस्कर फिर उस टावर का दरवाजा खोल देता है, तो लेजर इसे कहता है कि थोड़ा सावधानी से प्रिंस। ये फिर इसे कहता है कि यहाँ पे काफी सारे लेवल्स है जिन्हें पार करके हम अगर टॉप में पहुंचे तो विच जो है वो हमारी ख्वाहिश पूरी कर देगी। ये फिर ऊपर जाने लग जाता है, पर लेजर यहाँ पे डर रहा होता है। ये से कहता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, पर ये कहते कि नहीं, मुझे आपके साथ आना ही पड़ेगा। ये लोग फिर एक फ्लोर के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे सांप होते हैं, जिसे देख के लेजर काफी डर जाता है। पर ऑस्कर कहता है कि घबराओ मत, ये सांप जहरीले नहीं है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और आसपास की चीजों को देख के तो लग रहा है ये हमारा पहला चैलेंज है जिसे हमें कंप्लीट करना है। ऑस्कर फिर एक पत्थर को देखता है जिसके ऊपर मैथमेटिकल थ्योरी लिखी होती है, जिन्हें इसे कंप्लीट करना होता है। ये स्मार्ट होता है, इस वजह से ये इस थ्योरी को जल्दी ही कंप्लीट कर देता है। और उसके बाद यहाँ के जितने भी सांप होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और इनके सामने एक टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर हो जाता है, और ये लोग इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं पे हमें टावर के ऊपर दिखा जाता है, जहाँ पे हम उसी विश को देखते हैं। यहाँ पे इसकी सर्वेंट इसे बता रही होती है कि 2 लोग और आए हैं जो कि यहाँ पे टावर के ऊपर आना चाहते हैं, क्या ये उनसे मिलना चाहेगी। ये इसे कहती कि नहीं, जब तक वो ऊपर नहीं आ जाते ये यहीं पे उनका वेट करेगी। और उसे पता ही है अगर वो फेल हो गए तो उनके साथ क्या करना है। इसकी सर्वेंट कहती है कि हाँ मुझे पता है। ये फिर हमें बताती है कि ज्यादातर लोग जो भी यहाँ पे आते हैं वो 2-3 फ्लोर के ऊपर कभी भी नहीं आ पाती है। वहीं पे हम देखते हैं ऑस्कर को, जो कि एक मूर्ति को यहाँ पे एक मॉन्स्टर समझ लेता है और उसे मार गिराता है। उतने में लेजर से कहता है कि मेरे हिसाब से हमें अब वापस चले जाना चाहिए। ऑस्कर कहता है कि हम मिड में अब मैं वापस नहीं जा सकता। तो ये ऐसे कहता है कि जो पर्सन आज तक ऊपर गया है वो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर है, और वो उन्होंने करीब 70 साल पहले किया था। उनके साथ 10 लोग और भी गए थे, पर आखिर में सिर्फ आपके दादाजी ही ऊपर पहुंच पाए थे। और फिर स्विच ने उन्हें यहाँ पे एक विश ग्रांट की थी, पर मेरे हिसाब से अब हमें वापस चलना चाहिए। ये इसे कहता है अगर उसका मन करे तो वो खुद से वापस जा सकता है। ये कहता है कि मैं अकेला वापस नहीं जा सकता। ये लोग फिर दरवाजा खोल के एक और फ्लोर के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे इनके सामने 2 ड्रैकुला के स्टैचू होते हैं। इन्हें देख के लेजर की फट जाती है, जो कि इसे कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए वरना वो आपको मार देंगे। ये इसकी बात नहीं सुनता और अंदर घुस जाता है, और अंदर घुसते ही वो दोनों ड्रैकुला यहाँ पे जाग जाते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं। और ऑस्कर इनसे लड़ने लग जाता है, और लड़ते हुए इनमें से एक को मार भी गिराता है। वही उस विच की सर्वेंट उसे बताती है कि दोनों चैलेंजर स्टोन स्टैचू तक आ चुके हैं। तो ये इसे कहती है कि आखिरकार उस रूम के अंदर कितने लोगों ने एंटर किया है। ये इसे बताती है कि उस रूम के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन गया है। तो ये इसे कहती है कि लगता है जो टीम मैं उनके लिए बना रही थी वो वेस्ट चले जाएगी। खैर छोड़ो। वही हम देखते हैं ऑस्कर को, जो कि काफी देर की लड़ाई के बाद उस आखिरी मॉन्स्टर को भी मार गिराता है, और उसे मारते ही यहाँ पे अगले गेट का टेलीपोर्टेशन गेट अपीयर हो जाता है। ये लोग उस टेलीपोर्टेशन एरा में जाने लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पे भूकंप आने लग जाता है, और यहाँ पे जो जमीन है वो सरकने लग जाती है, और लेजर एक कोने में फंस जाता है। तो ऑस्कर उसे कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। पर ये से कहता है कि और हाइनेस आप आगे बढ़िए, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं आपसे नीचे मिलता हूँ। ऑस्कर यहाँ थोड़ा हिचकिचाता है, पर लेजर उसे आगे जाने के लिए कहता है, और वो ऐसे ही करता है। और हम देखते हैं कि ऑस्कर यहाँ पे लास्ट गेट का यूज करके इस टावर के एकदम टॉप तक आ जाता है, जहाँ पे वो उसी वेज से मिलता है, जो कि इसे कहती है कि तुम यहाँ तक आने में थक गए होंगे, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो और चाय पी सकते हो। ये अपना नाम यहाँ पे तनीषा बताती है, और ऑस्कर इसे पूछता है कि क्या तुम सचमुच एक विच हो, तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम एक विच हो। ये इसे कहती कि तुम कितना बेवकूफ भरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं बेशक अपीयरेंस से विच नहीं दिखती हूँ, पर मैं एक विच हूँ। तुम्हारा जो कंपेनियन है वो अभी नीचे सो रहा है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे स्क्रैच तक नहीं आया है। ये फिर से एक और सवाल पूछता है और कहता है क्या तुम यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके अपने अपीयरेंस को अल्टर कर रही हो क्या। ये इसे कहती है कि तुम सचमुच काफी रूड क्वेश्चंस पूछते हो। ऑस्कर इसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम 100 सालों से यहीं पे रह रही हो, पर तुम्हारे चेहरे पे तो एक भी झुर्रिया नहीं है। ये इसे कहती कि वो इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी एक समय के बाद एजिंग करना बंद कर देती है।
खैर उस बात को साइड रखते हैं, मेरे हिसाब से तुम प्रैक्टिकली वही एक पर्सन हो जिसने इस टावर को अकेले क्लाइम किया है। पर तुम कितने बदतमीज हो, तुमने अब तक मुझे अपना पूरा नाम नहीं बताया। ऑस्कर इसे फिर अपना पूरा नाम बताता है, पर जब ये इसका आखिरी नाम सुनती है तो ये इसे पूछती है क्या तुम फ्रेयर्स रॉयल्टी के यहाँ से हो। ये कहता है कि हाँ। तो ये इसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पे रेगियोस के डिसेंडेंट हो। ये कहता है कि हाँ। तो ये इसे कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें पास से देखा जाए तो तुम जरूर से थोड़ा बहुत उसके जैसे देखते हो, पर उसकी थोड़ी चाइल्डिश पर्सनालिटी थी, वहीं पे तुम यहाँ पे हार्टलेस हो। तो इसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं हार्टलेस हूँ। ऑस्कर फिर से पूछता है क्या तुम यहाँ पे अकेले रहती हो। ये कहती कि नहीं, ये अपने फेमिलियर के साथ यहाँ पे रहती है। तभी इसकी फेमिलियर यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसे अपना नाम बताती है और कहती है कि आपका साथी ऊंचाई से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था, इसी वजह से मैंने उसे अभी टावर के बाहर रखा है और वो अभी आराम कर रहा है। ऑस्कर फिर से पूछता है कि उन चैलेंजर्स का क्या होता है जो कभी यहाँ पे पहुंच नहीं पाते, क्या उन्हें ये ग्रेवयार्ड में दफना देती है। ये कहती कि नहीं, अगर ये ग्रेवयार्ड में सबको दफनाती रही तो इसके बस कंकाल का ढेर लग जाएगा और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसी वजह से ये मेक श्योर करती कि कोई भी यहाँ पे ना मरे, और जिन स्टैचू से ये लड़ा था उन स्टैचू से एक बार मार खाने के बाद वो एकदम नीचे पहुंच जाते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं होता। पर जो लोग उसके बाद भी नहीं मानते, ये उनकी मेमोरीज को अल्टर करके मेनलैंड के एक कोने में पटक देती है। ये फिर से बताती कि ज्यादातर लोग यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने या फिर कुछ फेम गेन करने के लिए आए होते हैं। ऑस्कर फिर से पूछता है क्या कभी ये मजे के लिए टाउन में गई है क्या, क्योंकि इसने सुना है कि काफी सारे विचेस गाँव में कभी कभी जाते रहती है। ये कहती कि नहीं, ये ह्यूमन से काफी कम इंटरेक्शन करती है और ये अपनी ताकतों का गलत यूज नहीं करती है। ऑस्कर इसे बताता है कि काश ऐसा हो पाता कि विच ऑफ साइलेंस तुम्हारे जैसा सोच पाती। ये फिर से पूछते कि इसका मतलब तुम यहाँ पे विच ऑफ साइलेंस की रीजंस की वजह से आए हो। ये कहता है कि हाँ, दरअसल मेरे ऊपर विच ऑफ साइलेंस ने कर्स चढ़ा रखा है जिसे मैं काफी समय से उतारना चाह रहा हूँ। दरअसल जब मैं बचा था उस विच ने मुझे और मेरे पिता को एक श्राप दिया कि जिस भी औरत को मैं अपने वाइफ के तौर पे चुनूंगा वो मेरे छूते ही मारी जाएगी। इसी वजह से मेरी मदर भी मारी गई और उसने हमसे कहा कि हमारा ब्लड लाइन मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। तनीषा इससे पूछती है कि उसने अपने फादर से पूछने की कोशिश की कि आखिरकार उसने इसके ऊपर कर्ज क्यों चढ़ाया। ये इसे बताता है कि मैंने इस बारे में जानने की तो कोशिश की, पर मैंने इस बारे में डायरेक्टली अपने पिता से कभी भी नहीं पूछा। पर हाँ, मैं बचपन से इस कर्ज का तोड़ निकाल रहा हूँ ताकि मैं इसे ब्रेक कर सकूं। मैंने इसके लिए काफी कुछ किया, यहाँ तक कि मैंने काफी सारे डेंजिंग में भी जाके देखा, पर वहाँ पे भी मुझे इस कर्ज का तोड़ नहीं मिला। तभी मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि तुम मेरे इस कर्ज को हटा सको। तनीषा इसे बताती कि इससे पहले हम और आगे जाए, मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहती हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं अपनी अगर मैजिक का यूज करूंगी तो तुम्हारा जो कर्ज है वो तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। ये फिर यहाँ पे इसे विच के मैजिक समझाने लग जाती है और इसे बताने लग जाती है कि विचेस के ऊपर भी कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे किसी के ऊपर भी कैसा भी कर्ज नहीं लगा सकते। इस दुनिया में ऐसे भी ताकतवर कर्ज होते हैं जो यहाँ पे कास्टर भी उसे अंडू नहीं कर सकता अगर वो एक बार लग गया तो। तुम्हारे कर्ज को मैं यहाँ पे ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार तुम्हारे ऊपर किस तरह का कर्ज लगा हुआ है। इसे तुम यहाँ पे उसका वेरिएंट भी कह सकते हो जिसे हम ब्लेसिंग कहते हैं। अगर इसे अच्छे से यूज किया गया तो इस कर्ज को तुम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। वही तुम्हारे ऊपर अभी 20 लेयर्स का कर्ज चढ़ा हुआ है जिसे अभी मैं नहीं उतार सकती। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब तुम इसे ब्रेक नहीं कर सकती। ये कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर इतनी दूर तक तुम आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथों नहीं दूंगी। ये फिर यहाँ पे एक मिरर जैसी चीज निकाल लेती है और इसे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए अब एक ऐसी औरत को ढूंढने जा रही हूँ जो तुम्हारी ताकत को झेल सकती है और वो विश से थोड़ी ताकतवर होगी। मेरे हिसाब से मेनलैंड में ऐसी औरत जरूर से होगी जो कि तुम्हारी मैजिकल पावर को यहाँ पे झेल सकती है। ये से कहता है कि अगर वो शादीशुदा हुई या फिर बूढ़ी हुई या फिर बच्ची हुई तो हम क्या करेंगे। ये से कहती है अगर वो मैरिड हुई तो हम यहाँ पे मॉरली कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो एल्डर हुई तो उन्हें समझाना थोड़ा आसान होगा। अगर वो बच्ची हुई तो तुम उसे रेस करके उससे शादी कर सकते हो। और जैसा कि तुम्हें पता है कि 20 साल छोटी लड़की से शादी करना रॉयल्टी में एकदम नॉर्मल होता है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट वाइफ ढूंढूंगी जो कि तुम्हारा अंत तक साथ देगी। पर तनीषा इसकी वाइफ को ढूंढने में यहाँ पे खो जाती है। तो ऑस्कर इसे कहते कि तनीषा तुम्हें क्या हुआ। ये इसे कहती कि कुछ नहीं। तो ये इसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कहती कि पूछो। ये इसे पूछता है क्या तुम यहाँ पे विच ऑफ साइलेंस की मैजिकल पावर को झेल सकती हो क्या। तिनाशा कहती कि हाँ, उसके पावर को झेलना मेरे लिए एकदम नॉर्मल बात है। मैं बेशक उससे ताकत में कम हूँ पर हाँ, मैं उसकी ताकत को विटनेस कर सकती हूँ। तो ऑस्कर कहता है कि ठीक है, अब ये सब कुछ सेटल हो गया। तो ये इसे कहती कि क्या सेटल हो गया। ये इसे बताता है कि किसी औरत को ढूंढना जो शायद से इस दुनिया में एग्जिस्ट भी ना करती हो वो एकदम फूलिशनेस होगी। इसी वजह से एक चैंपियन के तौर पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस टावर को छोड़ के मेरी वाइफ बन जाओ। तनीषा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम क्या कह रहे हो। ये इसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं जो चाहे वो मांग सकता हूँ एज अ चैंपियन। ये इसे कहते हैं कि वो बात अलग है पर मैरिज एक अलग बात है।
तो ये इससे पूछता है कि तुमने ये तो कहा था कि यहाँ पे एल्डर को समझाना थोड़ा आसान होगा, अब तुम ही इतनी नखरे दिखा रही हो। ये इसे कहती है कि तुम आखिरकार विच के ब्लड लाइन को रियलिटी में कैसे प्रूव करोगे। ये इसे कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो। तिनाशा फिर इसे कहती है कि अगर मैं ऐसी विशेष ग्रांट करती रहती तो अब तक मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर होती। ये इसे कहता है कि बेशक मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने बैक डाउन कर लिया था उस टाइम पे, पर मैं नहीं करने वाला। ये इसे कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी मेमोरी को अल्टर करके तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगी। ऑस्कर इसे बताता है कि अगर तुम लड़के ये चीज का फैसला करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे वो भी मंजूर है। और ये अपने रॉयल फैमिली का एक स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो ये इसे पूछते है कि आखिरकार ये रॉयल ट्रेजर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। ये इसे बताता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये स्वॉर्ड मैजिक रेजिस्टेंट है, जिस वजह से मैं एनिमी को आसानी से हरा पाता हूँ। और मुझे अच्छे से पता है कि ये तलवार तुम्हारा वर्स्ट एनिमी है। जिसके बाद ये दोनों आराम से बैठ के बात करने का फैसला करते हैं। तिनाशा फिर इसे कहते हैं कि तुम सचमुच बहुत ही बड़े सरदर्द हो। मेरे हिसाब से तुम्हें वापस जाके यहाँ पे इस कर्ज को तोड़ने का दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। ये इसे कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुम 70 साल पहले फर्स्ट कैसल की यहाँ पे गई थी, वो किस लिए? ये इसे कहती कि वो तो यहाँ पे मैजिकल पावर्स और फ्लावर्स और ऐसी चीजों को सिखाने के लिए गई थी बच्चों को। ऑस्कर फिर इसे कहते हैं कि ठीक है, एज अ चैंपियन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, 1 साल के लिए मेरे साथ फ्रांस आ जाओ और मेरे साथ रहो ताकि तुम इस कर्ज को धीरे धीरे हटा सको। और ये मेरे एक चैंपियन के तौर पर तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट है। तनीषा इसके लिए मान जाती है और कहती कि ठीक है, एक प्रोटेक्टर के तौर पर मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ये फिर नीचे आ जाता है जहाँ पे लेजर से पूछता है कि योर हाइनेस, क्या आपकी मुलाकात उस विच से हुई है क्या? ये से बताता है कि हाँ, ये उस विच की पपेल है, इसका नाम तनीषा है और ये कुछ समय के लिए हमारे साथ हमारे कैसल में रहेगी। ये फिर इसे पूछता है कि योर हाइनेस, क्या आप उस विच से मिले, वो कैसी दिखती थी? ये इसे कहता है कि मेरे हिसाब से इसके सामने तुम्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये दोनों फिर यहाँ पे घोड़े में बैठ के इनके कैसल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे बीच में ऑस्कर इसे कहता है कि अगर तुम्हारा वहाँ पे जाने के बाद मन लग गया तो तुम हमेशा वहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें यहाँ पे वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। तिनाशा इसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, होपफुली आपको पसंद आई होगी ये कहानी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कैसा नहीं, हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज गाइस कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि उससे रीच बढ़ती है, जिससे यूट्यूब और भी लोगों को वीडियो पहुंचाता है। और जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।